जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पेपर नंबर 34 जो कि 15/10/2017 को लिया गया था और ये पहली पाली में हुआ था। ठीक है, इसका ही हल प्रश्न पत्र देखेंगे। साथ ही जितने भी क्वेश्चन है उसका हर डिस्कशन में 5 से 10 आपको एक्स्ट्रा आंसर भी देखने को मिलेगा, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है तो इसी पैटर्न पे, जैसे मान लीजिए इस बार ये क्वेश्चन पूछा तो इसी पैटर्न पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी आ सकता है नेक्स्ट वाले एग्जाम में। इसीलिए हर पॉइंट को आप लोग को ध्यान से सुनना है और समझना है। यदि वीडियो एक बार में समझ नहीं है तो 2 बार 3 बार वीडियो जरूर देखिए। और साथ ही जितना हम पिछले का भी वीडियो डाले हैं वो भी आप रिवीजन कर सकते हैं, फास्ट कर लीजिएगा थोड़ा और उसको सुनिएगा। जितना रिपीटेशन में आप सुनिएगा, जो भी आप पीछे पढ़े होंगे सारा आपका जो है क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। इससे आगामी एग्जाम जो होने वाला है उसमें क्वेश्चन छूटने की संभावना 9 के बराबर रहेगा। ठीक है, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? आंसर हो जाएगा हुन आक्रमण से। कह रहा है हुन आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। भीतरी स्तंभलेख के अनुसार प्रथम हुन आक्रमण जो है खुशनवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। तोरमान और मिहिर कुल प्रसिद्ध हुन शासक थे। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण था। दूसरा पॉइंट कर रहा है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो आंसर हो जाएगा एक, संगठित स्थानीय स्वशासन में। कह रहा है प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान एक संगठित स्थानीय स्वशासन में है। प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख में स्थानीय स्वशासन का विस्तार से चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था। चोल की राजधानी तंजौर थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उदयपुर थी। चोल साम्राज्य के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। चोल शासक राज प्रथम ने सिंहल श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को जो है पेरुंद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेरुंद्रम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारी को जो है उड़नकुटम कहा गया है, जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। तीसरा क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तक डैश द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। कह रहा है अकबर ने मनसबदारी प्रणाली लागू किया था। मनसबदारी प्रणाली मुगल की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, जिसमें 10 से जो है 5000 तक मनसब दिया जाता था। मनसब का अर्थ होता है पद, ठीक है, और इसमें जो है निम्न बातों का पता चलता है। पहला, अधिकारी का पदानुमान में अवस्थिति, धारक का वेतन, नियत संख्या में सेना, घोड़े व हथियार का ज्ञान। कह मनसबदार का आज ऐसे व्यक्तियों से था जो राजकीय नौकरी में थे। ये एक सामयिक व्यवस्था थी जिसमें सैन्य, नागरिक तथा अमीर कुलीन सभी शामिल थे तथा जरूरत पड़ने पर उसे सैन्य सेवा देनी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे 1592 ईस्वी में इसका द्विवर्गीकरण कर जात व सवार पद से जो है युक्त कर दिया गया। जात व्यक्तिगत पद तथा वेतन से जुड़ा था तथा सवार इसके पास घुड़सवारों की संख्या से था। नेक्स्ट है आइन ए अकबरी में जो है 66 मनसबों का उल्लेख किया गया है, किंतु व्यवहारतः 33 मनसब ही प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पॉइंट दे रखा है, अकबर की लोकप्रियता का कारण था पहला मनसबदारी प्रथा, दूसरा धार्मिक नीति, तीसरा भू राजस्व व्यवस्था और
चौथा है सामाजिक सुधार अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने जो है 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगा दी। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया, जहां प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा का आयोजन होता था। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने 1564 ईस्वी में जाजिया कर पर रोक लगा दी। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने 1582 में दीन इलाही की स्थापना की, जिसमें इसकी कोई विशिष्ट कर्मकांडीय पद्धति नहीं थी, न ही कोई ग्रंथ था और न ही कोई पुरोहित वर्ग, अतः इसे नया धर्म नहीं माना गया। नेक्स्ट अबुल फजल इस व्यवस्था में प्रधान पुरोहित के रूप में था, जो इसे स्वीकारने वाले इच्छुक व्यक्ति को बादशाह के पास ले जाता था। अकबर को एक प्रसिद्ध निरंकुश कहा गया है। अकबर के विरुद्ध 1580 में जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? आंसर हो जाएगा औरंगजेब के काल में। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके काल में कुल सेनापतियों में लगभग 33% हिंदू थे। नेक्स्ट है औरंगजेब ने जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में अपनी प्रिय पत्नी राबिया दुर्रानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में करवाया। बेटा अहमद के देखरेख में था। इसे बीबी का मकबरा या दक्कनी ताज भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीबी का मकबरा स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल या दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिन्होंने 2 बार राज्याभिषेक करवाया, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू कर दिया। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? आंसर हो जाएगा चार्ल्स विलिंग्टन। चार्ल्स विलिंग्टन ने जो है पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। सर विलियम जोन्स ने प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अनुवादित पुस्तक, अनुवादित भाषा, अनुवादित लेखक। जैसे महाभारत जिसे रजनामा भी कहा जाता है वो फारसी में अनुवादित किया बदायूं नकवी खां मुल्लाशेरी अबुल फजल फैजी के द्वारा। रामायण को फारसी में अनुवाद किया बदायूं के द्वारा। राजतरंगी को फारसी में अनुवाद किया शाह मोहम्मद शाहबादी के द्वारा। हितोपदेशी फारसी में अनुवाद किया ताजुल माली के द्वारा। लीलावती फारस में जो इसको कन्वर्ट किया फैजी के द्वारा। पंचतंत्र फारसी में कन्वर्ट किया अबुल फजल के द्वारा। नल दमयंती फारस में कन्वर्ट किया फैजी के द्वारा। पावरनामा अंग्रेजी में कन्वर्ट किया लैडेन और रस्किन के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को। कह रहा है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवा संगठन स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खां के संगठनों को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। CF एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि है। MS गोलवलकर को गुरु जी की उपाधि है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न आजाद शत्रु। फिर आता है डॉक्टर श्री कृष्ण जी को बिहार केसरी के नाम से। शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से उपाधि दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस गुप्त शासकों को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराजा श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज और विक्रमादित्य था। प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है मेहरौली लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विष्णुपद पर्वत पर
विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। फिर देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त के द्वारा जो है भारत का नेपोलियन, अश्वमेध कर्ता, अश्वमेध पराक्रम, व्याघ्र पराक्रम, अप्रतिरथ पराक्रमांक, परम भागवत, प्रथम गुप्त शासक एवं कवि राज। हर्षवर्धन को जो दिया गया था उपाधि वह परम भट्टारक तिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। विजयालय को जो है नर केसरी, इसको याद रखें, नर होगा यहाँ पे, नर केसरी। राजेंद्र प्रथम को गंगई कोंड चोलपुरम, राजेंद्र द्वितीय को परकेसरी, मिहिर भोज को आदि बराह, बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु को विनाश करने वाला। फिर आता है नर सिंह वर्मन प्रथम को बतापी कोंड की उपाधि दिया गया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अशोक से। सारनाथ का लॉयल कैपिटल अशोक से संबंधित है। सारनाथ का लॉयल कैपिटल लगभग 250 ईसा पूर्व में सारनाथ में बनवाया गया था। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से जो पीठ से पीठ सटा कर बैठे हुए हैं। भारत ने इस स्तंभ को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया तथा स्तंभ के निचले भाग पर स्थित अशोक चक्र को तिरंगा के मध्य में रखा। नेक्स्ट है शिशु नाग वंश का स्थापना शिशु नाग ने किया था। हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किया, जिसमें 1886, 1893 और 1906 में। फिर आता है बम्बई का महत्वपूर्ण अधिवेशन, जैसे कि बम्बई 1885 में WC बनर्जी यानी बोयमेश चंद बनर्जी के द्वारा। सूरत यहाँ पे जो है विभाजन हुआ था 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा। लखनऊ वहाँ पे आकर के मिला था सारा अंबिका चंद मजुमदार के द्वारा। कलकत्ता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। बेलगांव और महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए 10वां क्वेश्चन कर एलिफेंटा में चट्टान काट कर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों से। राष्ट्रकूट की राजधानी मणिकीर या मानखेती थी। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वात्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था। नेक्स्ट है एलोरा में 34 शैलकृति गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध जो है विश्वकर्मा गुफा जो है ये 10वां है। एलोरा की गुफा 15 में विश्व को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी था। इसने जो है तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। फिर आता है कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवाया दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है चालुक्य वंश वातापी के शासक विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। 11वां क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो आंसर हो जाएगा जल का। प्रायद्वीप भारत में हम जानते हैं ये मान लीजिए 3 ओर जल से घिरा हुआ, 1 ओर 2 ओर 3 ओर, तो ये क्या हो जाएगा प्रायद्वीप हो जाएगा। द्वीप आइसलैंड स्थलखंड के कैसे भाग जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता हो। जल संधियों 2 भिन्न जल राशियों को जोड़ती है तथा 2 स्थलखंडों को अलग करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
इसकी स्थलीय सीमा लगभग जो है 15,106.7 किलोमीटर, अन्य स्रोतों से 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। फिर आता है प्रादेशिक जल सीमा से आगे तथा तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र मंडल कहते हैं। इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार, अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। फिर आता है अन्य आर्थिक क्षेत्र। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत संलग्न क्षेत्र के आगे के वे समुद्री क्षेत्र आते हैं जो तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण, विरोहन, संरक्षण एवं अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। फिर आता है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। फिर आता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत का मानक यमोत्तर माना गया है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट नैनी से होकर गुजरती है। फिर आता है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत की मानक यमोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक काल से संबंधित है। दंडाकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो हो जाएगा एमंडसन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो है रॉबर्ट पियरी। ठीक है। पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति जो है मैगलन है। ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला जुको तेबई, जो कि जापान के रहने वाले हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला फ्रांसिस फिप्स कनाडा की रहने वाली है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम महिला कैरोलिन मिकलक्स है। उसके बाद एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले भारत के व्यक्ति के शेरपा तेंजिन नेपाल व सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड की है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टाइग्रिस नदियां बहती है? तो आंसर हो जाएगा इराक में। कह रहा है इराक में यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदियां बहती है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। टाइग्रिस नदी के किनारे बसने वाले शहर में बगदाद इराक की राजधानी है। फिर आता है सत अल अरब नदी दजला एवं फारात की समृद्ध धारा के किनारे बसने वाला शहर बसरा, जो कि इराक का है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वेज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा लंदन एवं चेन्नई के मार्ग। कह रहा है यह नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी कृत्रिम नहर है। इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसेप्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1869 ईस्वी में तैयार यह नहर मिस्र की नील घाटी के निचले भाग एवं सिनाई प्रायद्वीप को पृथक करती है। स्वेज नहर पर उत्तरी पतन जो है वह पोर्ट सईद है, जबकि दक्षिणी पतन है उसका नाम है पोर्ट स्वेज। यह नहर निर्माण के समय 164 किलोमीटर लंबी थी। वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1956 ईस्वी में मिस्र की सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्री दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है। स्वेज नहर जो संसार की सबसे पोतवाहक नहर है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है और यह विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। राइन मैन डेन्यूब नहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। स्टाइलिन नहर या श्वेत बाल्टिक नहर बाल्टिक सागर को
अटलांटिक सागर से जुड़ती है। तू नहर सुपीरियर झील को हुरन झील से जोड़ता है। वेलेंड नहर ईरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर अंध महासागर को जोड़ती है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा देहरादून में। कह रहा है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था धनबाद झारखंड में है। मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन कर्नाटक में है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्था देहरादून में है। सेंट्रल जूट तकनीकी अनुसंधान संस्था कोलकाता में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला कुफरी में है। फिर आता है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है ये कोलकाता में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देखिएगा तो जलाली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंह, जिराफ, बाइसन और जैसे जानवर में पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन में। कह रहे पर्णपाती आर्द्र वनों का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां वार्षिक वर्षा जो है 100 सेमी से 200 सेमी के बीच होती है। इसे पतझड़ वन भी कहा जाता है, जैसे सागवान, साल, चंदन, महुआ आदि हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि सदाहरित वन वैसे वन क्षेत्र में पाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है तथा तापमान वर्ष भर ऊंचा होता है, जैसे रबर, महोगनी, अबनुस, अबोनी, सिनकोना, रोजवुड इत्यादि होगा। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है क्योंकि धरती से अधिक मात्रा में पानी सोखकर अन्य पौधों को निर्जीव कर देता है। सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी वृक्ष जो है यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा आकार में आवृत्ति बीजी पौधा हो जाएगा लेमना हो जाएगा। सबसे लंबा भी सिकोया हो जाएगा। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया हो जाएगा। सबसे बड़ा बीज कोकोडीमर यानी 12 इंच लंबा होता है। सबसे छोटा बीज जो होगा आर्किड हो जाएगा। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया हो जाएगा। और सबसे बड़ा पुष्प जो होगा उसका नाम है रेफ्लेसिया। 17वां क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है? गेहूं रबी फसल सही है। चना खरीफ फसल ये यहाँ पे गलत है। चावल खरीफ, जौ रबी सही है। कह रहा है चना जो है सही नहीं है। चना फसल रबी फसल के अंतर्गत आता है। भारत में 3 फसल जो है बोई जाती है। पहला होता है रबी फसल जो अक्टूबर से नवंबर में और इसकी कटाई होता है मार्च से अप्रैल में। गेहूँ, चना, राई, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू इत्यादि है। फिर आता है खरीफ फसल, जून जुलाई में इसको बुआई होता है। अक्टूबर से नवंबर में इसकी कटाई होता है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, पटसन, मूंगफली, रागी, जूट, कपास, तंबाकू आदि ये खरीफ फसल की उदाहरण है। फिर आता है जायद फसल, मार्च में इसकी बुआई होता है और जून में इसकी कटाई होता है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, करेला, कुल्थी ये जायद भी हो गया। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है भारत का कृषि वर्ष 1 जुलाई से 31 जून तक माना जाता है। भारत में 3 प्रकार की खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है जो निम्न है। प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ, धान, जौ इत्यादि। मोटे अनाज मक्का, ज्वार, बाजरा, मंडुवा इत्यादि। फिर आता है लघु खाद्यान्न में मंडुवा, रागी, कोदू, काकून, चना, कुटनी आदि हो जाएगा। देश में सकल बोई गई भूमि जो है 23% क्षेत्र एवं खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र में 47% भाग चावल की कृषि की जाती है। विश्व में चावल के अंतर्गत आने वाले सर्वाधिक क्षेत्र 46.37 मिलियन हेक्टेयर भारत में है, जबकि उत्पादन में इसका चीन के बाद दूसरा स्थान है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भारत के कटक ओडिशा में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है मनीला यानी फिलीपींस में स्थित है। वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन आनुवांशिक परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी दूर करने वाले चावल का विकास किया। इस चावल का नाम गोल्डन राइस रखा गया है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विधा
इको फ्रेंडली है? तो आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। कह रहा है ट्रक कृषि एवं विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें साग सब्जियां की खेती की जाती है। इस वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाजारों में ले जाकर बेचा जाता है। जब किसी फसल का उत्पादन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है तो उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि के अंतर्गत एक ही फॉर्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन का कार्य साथ साथ किया जाता है। फिर आदि है नकदी फसल के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उत्पादन कृषक मुख्य रूप से धन प्राप्ति के लिए होता है, जैसे गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, तिलहन आदि। फिर आता है वायवीय कृषि। इसके अंतर्गत जो है स्थलीय पौधे को मिट्टी या अन्य किसी माध्यम का प्रयोग किए बिना जो है वायु में उगाया जाता है। बिना मिट्टी के फसल उगाना जो है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। जैविक खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य सिक्किम है। स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से है। झूम एवं स्थानांतरित कृषि पद्धति है। झूम खेती पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इस प्रकार की खेती में जंगलों को जलाकर कुछ वर्षों तक 2 या 3 वर्षों पुनः जो है दूसरे स्थान पर किया जाता है। फिर आता है चलवासी पाशुचरण कृषि जो है शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों जैसे जम्मू कश्मीर और राजस्थान में प्रसिद्ध है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना क्या हो जाएगा? अनावृति होना। कह रहा है चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होने, टूटने फूटने एवं विखंडित होने की प्रक्रिया को अनावृति होना या अपक्षय कहते हैं। अपघटित चट्टानों को अनियंत्रित ले जाने की क्रिया को अपर्दन तथा टूटे चट्टानों को एकत्रित करने की प्राकृतिक क्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। उत्पादन हिमानियों द्वारा होता है। यह जो अपने प्रवाह मार्ग की चट्टानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट अफवाह पवन के द्वारा शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेशों में अवसादों के उड़ने की क्रिया है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो आंसर हो जाएगा पालक। कह रहा है पालक जो है आयरन का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात में 1, 2 और 1 के अनुपात में जो है मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसेक्राइड, दूसरा डाइसेक्राइड और तीसरा पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के अंतर्गत जो आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैल्टोज, ट्राइओज आदि हो जाएगा। डाइसेक्राइड के अंतर्गत आता है माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। ये काइटिन जो है ये कवक का सेलुलोज जो है काइटिन का ही बना होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ये है सुक्रोज बनेगा। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनेगा। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ये आपको लैक्टोज बनेगा। कार्बोहाइड्रेट के कार्य ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम आदि है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। भारत की शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु की है, कथक उत्तर प्रदेश की है, कथकली केरल की है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, मणिपुरी मणिपुर की, ओडिसी उड़ीसा की है, साबित सत्रिया ये असम की है, मोहिनीअट्टम केरल की है, छऊ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की है। 22वां क्वेश्चन कर रहा है अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो ब्राजील में है। कह रहा है अमेजन नदी पेरू की एंडीज पर्वतमाला लैगो विलफेरो से निकलकर 6400 किलोमीटर की दूरी तय कर अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और सूरीनाम जैसे देशों में यह अमेजन नदी की प्रवाह होती है। ब्राजील के वैज्ञानिक ने अमेजन नदी के नीचे 4 किलोमीटर तक रियो हमजा नदी बहने की खोज की है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर 6690 किलोमीटर की दूरी तय कर भूमध्य सागर में गिरती है।
मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। इसकी लंबाई जो है 4023 किलोमीटर है। मेकांग नदी थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार एवं वियतनाम से होकर बहती है। नेक्स्ट आसवान बांध मिस्र व नासिर झील नदी पर स्थित है। हुबर बांध कोलोरेडो नदी पर स्थित है। मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी क्षेत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। कांगो या जैरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये गोवा में है, गोवा राज्य में है। आमूर नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। चलिए 23वां क्वेश्चन करें, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स है नाटो का मुख्यालय। नाटो का नवीनतम सदस्य देश में स्वीडन है जो 32वां नंबर का, यह मार्च 2024 में शामिल हुआ था। संगठन मुख्यालय स्थापना, इंटरपोल पेरिस में इसका मुख्यालय 1923 में स्थापना हुआ। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा इसका मुख्यालय 1995 में स्थापना हुआ। रेड क्रॉस जेनेवा में इसकी मुख्यालय है, 1863 में स्थापना हुआ। सार्क इसके मुख्यालय काठमांडू में है, 1985 में इसकी स्थापना हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी केन्या में इसकी मुख्यालय है और ये 1972 में एस्टैब्लिश हुआ था। IMF वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, 1945 में स्थापना हुआ। फिर आता है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है इसके मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, 1944-45 में स्थापना हुआ। करें नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। वर्तमान में नाटो में 32 सदस्य देश शामिल है। उत्तरी अटलांटिक संधि जो है संगठन एक सैन्य संगठन है। 31वां सदस्य देश फिनलैंड है। 32वां सदस्य देश स्वीडिश है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। 24वां क्वेश्चन करें, अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा है क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा एक मानव अधिकार समूह है। करें इसकी स्थापना 28 मई 1961 को ब्रिटिश वकील पीटर बेनिसन ने लंदन में किया था। अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा एक लंदन स्थित गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकार पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने जेनेवा में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? आंसर हो जाएगा तपेदिक। कह रहा है भारत सरकार ने 2025 तक तपेदिक रोग उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मलेरिया रोग का कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। इस रोग में लाल रुधिर कोशिकाएं तेजी से नष्ट होने लगती है। फिर है एड्स रोग, HIV ह्यूमन इम्यून डिफेंस वायरस के कारण होती है। ये वायरस रोग की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार टी लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट है तपेदिक या क्षय रोग, TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। इबोला वायरस रोग EBD जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी के रूप में जाना जाता था। फिर आता है एलिसा टेस्ट, एड्स बीमारी के जांच के लिए किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आर्किड भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ठंडे और घाटी क्षेत्र में। भारत का आर्किड राज्य अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत में आर्किड की कुल जो है 1256 प्रजातियां पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश को वनस्पति शास्त्रियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। आर्किड को उनके जीवन के प्रारूप के आधार पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला होता है एपीफाइटिक आर्किड, ये चट्टानों पर उगने वाले पौधों से अपना भोजन या अपना पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा है स्थलीय आर्किड, जो जमीन पर पाए जाने वाले पौधों या लताओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यह समशीतोष्ण एवं अल्पाइन क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाया जाता है। तीसरा है माइकोट्रॉपिक आर्किड, कवक या संवहनीय पौधे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जीरोफाइटा रेगिस्तान क्षेत्रों में उगने वाले पादप हैं।
27वां क्वेश्चन है, सत्यजीत रे फिल्म से उसी प्रकार के संबंधित है जिस प्रकार पिकासो से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा चित्रकारी से। सत्यजीत रे फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो को चित्रकारी से। सत्यजीत रे को 1985 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर है 1992 में सत्यजीत रे को भारत रत्न और विशेष ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। पाब्लो पिकासो स्पेन के महान चित्रकार थे। 28वां क्वेश्चन कह रहा है, धारावाहक तार कैसे होता है। तो ये होता है आपका सी, न्यूट्रल होता है। कह रहा है आवेश या चार्ज वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं या अनुभव करता है। इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु को धन आवेशित या धन आवेश Np ग्रेटर देन Ne एवं इलेक्ट्रॉन की अधिकता Ne ग्रेटर देन Np ऋण आवेशित प्रदान करती है। किसी वस्तु का कुल आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणांक होता है। आवेश यानी आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। तो Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहाँ N बराबर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.602 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। एक कूलम आवेश में 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 29वां क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कह रहा है भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, राष्ट्रीय समानता दिवस 14 अप्रैल को, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, विश्व एक क्षमा दिवस 24 मार्च को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। 30वां क्वेश्चन का है, योग दर्शन किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा पतंजलि से। पतंजलि शुंग वंश के पुरोहित थे। उन्होंने पुष्मित शुंग के लिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान जो है तुलनीय माना जाता है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यधिक प्राचीन ग्रंथ है। जैमिनी प्राचीन भारत के एक महान ऋषि थे। वे पूर्वी मीमांस के प्रवर्तक थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल एवं उत्तर मीमांस दर्शन के प्रवर्तक बदरायन को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक ऋषि कनाद को माना जाता है। नेक्स्ट है, और कपिल मुनि ने शंख बजाया, यानी शंख दर्शन को कपिल मुनि ने दिया था। निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, कोयम्बटूर, उदयपुर और पूसा। कोयम्बटूर, उदयपुर, पूसा में बायोगैस प्लांट विकल्प में कार्यरत है। बायोगैस जो है मीथेन, जब मीथेन 65 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 40%, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि मिश्रण होते हैं। बायोगैस तकनीकी में अवायवीय पाचन होता है। बायोगैस के उत्पादन के साथ साथ खाद भी मिलता है। बायोगैस प्लांट का निर्माण सीवी देसाई ने किया था। 32वां क्वेश्चन है, कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है। आंसर हो जाएगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर आता है बंद अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्था से किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं रखती है तथा आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती है। फिर आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के कारक जैसे पूंजीगत सामान, श्रम, प्राकृतिक संसाधन और उद्यमशीलता को निजी व्यवसाय द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। फिर आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बाजार में मांग और आपूर्ति पर निर्भर होता है, जिसे बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। फिर आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। फिर आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जहां सरकार प्राथमिक इकाई होती है और वह समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित उत्पादों और सेवाओं पर निर्णय लेती है।
उत्पादन के कारकों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण न कि लाभ होता है। फिर आता है 33 नंबर क्वेश्चन, गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। आंसर हो जाएगा घटिया माल की श्रेणी में। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में रोटी, चावल, गेहूं, नमक, आलू आदि आते हैं। समान में और विवरण देखिए। आय में वृद्धि के कारण सामान्य माल की मांग में वृद्धि होती है, तो आय मांग के लिए सीधे अनुपातिक है। फिर आता है निम्न कोटि के समान, आय में वृद्धि के कारण इस तरह के माल की मांग में कमी होती है, आय मांग के विपरीत अनुपातिक है। फिर आता है विलासिता के समान, आय में वृद्धि के लग्जरी वस्तुओं की मांग में काफ़ी वृद्धि होती है। फिर आता है गिफिन माल, कोई भी वस्तु जिसकी कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है वह गिफिन वस्तु है। फिर आता है वेवलेन वस्तु, इस तरह के माल की कीमत में वृद्धि लोगों को उसे अधिक खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो आंसर हो जाएगा रैम। कह रहा है रैम प्राथमिक संचय यूनिट है। स्टोरेज डिवाइस, यह एक तरह का हार्डवेयर होता है जहां हम सभी प्रकार के डाटा को स्टोरेज रखते हैं। स्टोरेज डिवाइस के प्रकार में प्राथमिक स्टोरेज उपकरण और द्वितीय स्टोरेज उपकरण होता है। प्राथमिक में इनकी डाटा रखने की क्षमता कम होती है, यह अस्थायी रूप से डाटा को रखती है, जैसे रैम, कैश मेमोरी। द्वितीय स्टोरेज उपकरण में इनकी डाटा रखने की क्षमता ज़्यादा होती है, यह अस्थायी रूप से डाटा रखती है, जैसे कि हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, यूएस स्टोरेज और डीवीडी फ्लॉपी, फिर चुंबकीय टेप आदि हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन का है, सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई? आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में। कह रहा है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में स्थित है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में अवस्थित है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में अवस्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है। 36वां क्वेश्चन कर रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है। संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुल कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में जो है आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है, यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। हालांकि यह आवश्यकता है कि आयोग के आधे सदस्य को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। नेक्स्ट है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र जो है दे सकते हैं। 37वां क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए राज्य में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 35% आरक्षण प्रावधान किया गया संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा ये सभी सरकारी नौकरियों से। बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% और शिक्षा विभाग में 50% आरक्षण प्राथमिक स्तर दिया गया है। बिहार में महिलाओं को स्थानीय निकाय और पंचायतों में 50% आरक्षण दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदना विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसके तहत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 38वां क्वेश्चन का है, ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कह रहा है दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटेन के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल से जीतकर भारतीय मूल के पहले ब्रितानी सांसद बने थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बोमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन वह जीत नहीं सके थे। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की है। दादा भाई नौरोजी की महान कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कहा जाता है।
चलिए 39वां क्वेश्चन है, निर्णायक मत है। तो आंसर हो जाएगा जब दोनों पक्ष सहमत टाइड हो तो निर्णायक मत प्रयोग करता है कौन? अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका मत निर्णायक होगा। अनुच्छेद 100 में बंद है कि प्रत्येक सदन की बैठक में या संसद की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारणा पीठासीन अधिकारी को छोड़कर उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। नेक्स्ट है, पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल सैनिक चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी, 85 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर, दिव्यांग व्यक्ति कर सकते हैं। 40वां क्वेश्चन कर रहा है, राज्य का सूचना प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी संवैधानिक मुखिया होते हैं, जो कि अनुच्छेद 154 में कहा गया है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्ति राज्य में प्राप्त होती है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 164 के तहत मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी राज्य विधानसभा के प्रति होगी। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बनता है। 41वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो 65%, कार्बन होता है 18%, हाइड्रोजन होता है 10%, नाइट्रोजन होता है 3.3%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1.2%, पोटासियम 0.2%। 42वां क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होता है क्योंकि वे क्या होता है? ताप के अच्छे रोधक होते हैं। कह रहा है क्रिप्चॉव का नियम दिए गए ताप पर दिए हुए तरंगदैर्घ्य के लिए विभिन्न पिंडों की उत्सर्जन क्षमता व अवशोषक क्षमता का अनुपाती नियत होता है तथा समान ताप पर पूर्ण कृष्ण पिंड की उत्सर्जकता के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए E1 बटा A1 बराबर E1 दे रखा है, जहाँ E1 क्या है? उत्सर्जन क्षमता है और A1 है अवशोषी क्षमता, और कैपिटल E1 जो है कृष्ण पिंड की उत्सर्जन क्षमता। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। काली त्वचा वाला मनुष्य कोरी त्वचा वाले मनुष्य की तुलना में अधिक गर्मी व अधिक सर्दी का अनुभव करता है। 43वां क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब। कह रहा है 2 समानांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब देखा जा सकता है। 2 समानांतर दर्पण के बीच की कोण 0 डिग्री होता है। प्रतिबिंब की संख्या 360/0 बराबर इन्फिनिटी हो जाता है। यदि 360/θ एक सम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या वस्तु की सभी स्थिति के लिए जो x बराबर 360/θ -1 होगा। यदि 360/θ एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या x 360°/θ होगा, यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो। यदि 360°/θ एक भिन्न हो तो प्रतिबिंब की संख्या पूर्ण संख्या के बराबर होगी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है। 44वां क्वेश्चन कर रहा है, जब किसी उदासीन वस्तु के गोले को धनात्मक रूप से अवशोषित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो वह गोला होगा, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गवाएगा। कह रहा है जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से अवशोषित कांच की छड़ के संपर्क से जो अवशोषित किया जाता है तो वह गोला क्या है? इलेक्ट्रॉन को गवाता है। कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कांच से सिल्क की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, जिससे कांच की छड़ धनावेशित और सिल्क ऋणावेशित होगा। किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उस पर जो है धनावेशित तथा ग्रहण करने पर उस पर ऋण आवेशित आ जाती है। किसी परमाणु के कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, जिससे परमाणु उदासीन होता है। 45वां क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। कह रहा है सूर्य के दूरी के क्रम के अवरोही क्रम में सूर्य यहाँ पर मान लीजिए है
सूर्य है तब होगा सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, इसके बाद अरुण और सबसे लास्ट में वरुण होगा। आकार के आधार पर देखिएगा तो सबसे बड़ा साइज होता है बृहस्पति का, फिर होगा शनि का, फिर होगा अरुण का, फिर होगा वरुण का, फिर होगा पृथ्वी का, फिर होगा शुक्र का, फिर होगा मंगल का, सबसे छोटा होता है बुध का। ग्रह शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा या बहन के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। बुध और शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। मैगलन अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह पर 1989 में भेजा गया था। याद रखिएगा ये दोनों ग्रह जो होता है, ये जैसे मान लीजिए दूसरा ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, तो ये दोनों ग्रह जो है पूरब से पश्चिम की ओर चक्रण करता है। 46वां क्वेश्चन है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विबग्योर, इसको याद रखिएगा, विबग्योर, इससे विबग्योर से ये याद रखिएगा। सबसे नीचे क्या होगा? बैगनी हो जाएगा, सबसे ऊपर रेड यानी लाल हो जाएगा। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका वर्ण विक्षेपण कम होता है। जैसे कि यहाँ पे तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा लाल रंग का, तो वर्ण विक्षेपण इसका सबसे कम होता है। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। 47वां क्वेश्चन है, 2 वेक्टर जिनका मान अलग है उसे हम कहते हैं उनका परिणाम भी शून्य नहीं हो सकता है। 2 वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। वेक्टर का परिणामी जो होता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। किन्हीं 2 सदिश का परिणाम अधिकतम होता है जब थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात सदिश समांतर हो। 2 सदिशों का परिणाम न्यूनतम होता है जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो अर्थात सदिश प्रति समांतर हो। 48वां क्वेश्चन है, किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप के दोगुने पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा। आंसर होगा 50 मिली। कह रहे किसी गैस के निश्चित, यहाँ पे यही दे रखा है सारा चीज। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT होता है। चार्ल्स के नियम में जो है CP यानी प्रेशर, CP ठाकुर, चार्ल्स प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे कांस्टेंट होगा। फिर आता है बॉयल, BT कपास टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहाँ पे जो है टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, एट टेम्परेचर कांस्टेंट। 49वां क्वेश्चन कर रहा है, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो आंसर डी हो जाएगा, इसका गलत है। यह CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ये गलत है। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन गंधहीन पर्यावरण अनुकूलन ऊर्जा स्रोत है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन शामिल होते हैं। घरों में खाना बनाने के लिए द्रवित प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल LPG किया जाता है। LPG मुख्यतः नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है। LPG में गंध के लिए जो है यौगिक मिलाया जाता है जिसका नाम एथिल मार्केप्टेन होता है। 50वां क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन और कार्बन के सरल संयोजन से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल आदि हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के प्रकार में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यह खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कोई गंध नहीं होता है। फिर आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यह बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन होता है एवं एकांतर इसमें द्विबंध होते हैं, जैसे बेंजीन, टाइलून, नेप्थलीन, एंथ्रोसिन आदि होगा। नेक्स्ट है, जीवित जीवों अथवा मरे जीवों से प्राप्त जैव मात्रा या जैव संहति बायोमास कहलाता है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। 51वां क्वेश्चन का है, कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? तो आंसर हो जाएगा पारा। लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। सोल्डर धातु जो होता है टीन और लेड का मिश्रण होता है। कांसा होता है कॉपर टीन का मिश्रण। जो है टाइप मेटल जो होता है टीन, लेड और एंटीमनी का मिश्रण। बेल मेटल होता है कॉपर टीन का मिश्रण। जर्मन सिल्वर होता है कॉपर जिंक निकेल का मिश्रण। पीतल होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी के 3 प्रमुख अयस्क होते हैं, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और अर्जेंटाइन। चांदी तन व आघात वर्धनता धातु है, इसीलिए इसे तार व
चादरों में आसानी से बदला जा सकता है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 13 होता है। इसका उपयोग जो है विद्युत तार, बर्तन आदि बनाने में होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग परिशीतक के रूप में नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। परिशीतक या रेफ्रिजरेटर के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है स्रोत, सोर्स। इसमें बहुत अधिक ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता होती है। यह एक ऐसी जो है स्रोत होता है जिससे कितनी भी ऊष्मा दी जा सकती है। फिर दूसरा आता है कार्यकारी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो वस्तु को ठंडा करने में इस्तेमाल होता है। सामान्यतः अमोनिया और फ्यूरॉन गैस का उपयोग परिशीतक के रूप में होता है। तीसरा होता है सिंक, यह जो है एक ऐसी वस्तु या स्रोत होती है जिसे कितनी भी ऊष्मा ली जा सकती है, अर्थात इसमें अनंत ऊष्मा त्यागने की क्षमता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, परिशीतक में CCl2F2 का प्रयोग किया जाता है। इसे फ्यूरॉन भी कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, किसके भरपूर लोह तत्व पाए जाते हैं, यानी किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हरी सब्जी में। मनुष्य द्वारा अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस तथा गंधक है। मनुष्य के भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले रासायनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा है। जल और ऑक्सीजन को पोषक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। अंडा प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंकुर के लिए समानतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश की। बीज के अंकुरन के लिए आवश्यक स्रोत में होता है पानी। यह जो है प्रोटोप्लाज्म की महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए आवश्यक हाइड्रोजन प्रदान करने में मदद करता है। दूसरा होता है ऑक्सीजन। मेटाबॉलिज्म के लिए अंकुरित बीज द्वारा इसकी जो आवश्यकता होती है और इसका उपयोग एरोबिक रेस्पायरेशन के हिस्से के रूप में किया जाता है। तीसरा होता है तापमान। बीज के अंकुरित होने के लिए लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान की आवश्यकता होती है। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा गैस करता है। किसी ठोस, द्रव या गैस के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन विसरण करता है। विसरण जो है के उदाहरण में जड़ों द्वारा जल का अवशोषित विसरण द्वारा होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विसरण द्वारा होता है। पुष्प खुशबूदार रसायन स्रावित करते हैं। ये रसायन हवा में विसरित हो जाते हैं तथा परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित कराते हैं। फिर आता है ग्राहम का विसरण नियम। जब ताप और दाब को नियत रखा जाए तो गैस के विसरण का दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये यहाँ पे समीकरण इसका दे रखा है। 57वां क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाता है ये शुष्क बर्फ कहा जाता है, जिसे हम D2O भी कहते हैं। कह रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि सामान्य बर्फ की तरह यह ठोस से द्रव में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वायुमंडल दाब और 78.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। सूखी बर्फ का ऊर्ध्वपातन रोकने के लिए क्राफ्ट पेपर में लपेटकर तापरोधक बर्तनों में ठीक से रख दिया जाता है। कमरों को ठंडा करने के लिए परिशीतक के रूप में सूखी बर्फ का व्यापक उपयोग किया जाता है। 58वां क्वेश्चन कह रहा है, आंख में मायोपिक दृष्टि यानी अल्प दृष्टि में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। में जो है लेंस की वक्रता की त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाती है। यह क्षमता बढ़ जाती है जिसके कारण लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। फिर आता है दूर दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया में लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी बढ़ जाती है। यह क्षमता कम हो जाती है तथा लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाते हैं। फिर आता है जरा दृष्टि दोष। में बुढ़ापे में आँख की समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। फिर आता है दृष्टि वैषम्य का कारण कॉर्निया का पूर्णतः गोलीय न होना। फिर आता है टोनोमीटर का प्रयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव मापने के लिए किया जाता है ग्लूकोमा रोग में। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समानतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तो आंसर हो जाएगा तनाग्र को। कह रहा है आलू का बिलट रोग बैक्टीरिया स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम की वजह से पौधे में होता है। इस रिंग डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। फिर आता है बंची टॉप ऑफ बनाना।
रोग पौधे के वायरस के कारण होता है। पौधे में लंबे समय तक नमी होने के कारण डॉनी मिल्ड्यू रोग होता है। साइट्रस कैकर रोग का कारण जो है यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं। चलिए, अगर इंसुलिन स्रावित होता है तो पेनक्रियाज के अग्नाशय यानी अग्नाशय से होता है। अगर इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। थायराइड ग्रंथि में जुड़े 4 पैराथायराइड ग्रंथि होते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि पायरोथोरमोन या पैराथायराइड नामक हार्मोन स्रावित करता है जो रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को विनियमित करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, फिर आता है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। यह पित्त का निर्माण करता है। अब आता है यहाँ पे जो है सिनोनिम्स बताने के लिए। फ्रुंगलिटी इसका जो हो जाएगा इकोनॉमी हो जाएगा सिनोनिम्स। फिर आता है टू द वर्ड अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग करना है रिजेक्ट का तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, कह रहा है सिगरेटी स्मोकिंग इज इंजीरियस हेल्थ, तो क्या हो जाएगा, टू हेल्थ हो जाएगा, प्रीपोजिशन है। फिर आता है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स क्या हो जाएगा, सेंचुरी हो जाएगा। फिर आता है 4 वर्ड आर गिवन इन क्वेश्चन और आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्ट स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है वो बताना है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बताना है ईरर कहाँ पे है। देखिए, ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज बोल्ड बिलो इज गिवन अल्टरनेटिव टू द बोल्ड पार्ट ए बी सी विच में इम्प्रूव द सेंटेंस चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। फिर है यहाँ पे देने के लिए एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में, पेसिव और एक्टिव वॉइस में। द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज, आंसर हो जाएगा इसका डी, द ब्रिज हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मैन। नेक्स्ट 68वां क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनाव करे, इसका हो जाएगा अमावस्या। यहाँ पे सारा दे रखा है अमावस्या, अन्य विकल्प में सब सही है। यहाँ पे देखिए अंगूर का यहाँ पे दुर्गोकार हो जाएगा, तिथि का यहाँ पे हर्षुकार हो जाएगा। ये सारा जो है देख लीजिए एक बार आप लोग वीडियो को रोक करके कौन कौन शुद्ध वर्तनी है। और चयन शब्द में संधि के सही न का चयन करें, अयादि स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट 57वां क्वेश्चन है तू डाल डाल मैं पात पात लोकायुक्त के सही अर्थ का चयन करे, इसका आंसर हो जाएगा एक से बढ़कर चालाक होना, यहाँ पर दे रखा है। अन्य परीक्षा में 3 कन्नौजिया 13 चूल्हा, कितने आदमी उतने विचार, 3 लोक से मथुरा न्यारी, निराला ढंग, नाम बढ़े प्रदर्शन थोड़े, गुण से अधिक बुराई, प्राधीन सपने हूँ सुख नाही, प्राधीनता में सुख नहीं, पंच परमेश्वर 5 पंचों का राय, बोए पेड़ बबूल आम कहाँ से खाए, जैसी करनी वैसी भरनी, सांप मरे पर लाठी न टूटे, अपना काम हो जाए पर कोई हानि भी न हो, नदी में रहकर मगर से बैर, जिसके अधिकार में रहना उसी से बैर करना, नाव की लकड़ी नवे खर्चा, काम साधारण खर्च अधिक, मार मार कर हकीम बनाना, जबरदस्ती आगे बढ़ना, भय गति सांप, छछुंदर केरी, दुविधा में पड़ना, बिल्ली के भाग्य से छीका, सहयोग अच्छा लग जाए, घर का भेदी लंका ढाए, आपस की जब फूट से हानि होती है, घी का लट्टू टेढ़ा भला, लाभदायक वस्तु किसी तरह क्यों न हो, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए महाकंजूस। 71वां क्वेश्चन है पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो पाषाण हो जाएगा। छाछ का पर्यायवाची शब्द मगही मट्ठा लस्सी त्रक ताक होगा। अम्या का सुरभोग सुधा सोम पीयूष जीवनोदक हो जाएगा। खंड का अंश भाग हिस्सा टुकड़ा पर खर्चा सिल्ली हो जाएगा। बादल का घन जलद जलधर नीरद पयोद वारिद हो जाएगा। मछली का मत्स्य मीन झक खपरी जल जीव हो जाएगा। दूध का दूध पय क्षीर अमृत हो जाएगा। पैर का पौ पद चरण पाद पग हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द बिहग बिहिंग खग पखेरु परिंदा द्विज हो जाएगा। ये सारा यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दे रखा है, देख लीजिएगा।
72वां क्वेश्चन है अमित। अमित शब्द का श्रुति सम विभिन्नार्थ शब्द चुने। आंसर हो जाएगा अत्यधिक श्रुति। यहाँ पे देखिए, जैसे गिरी का गिरी हो जाएगा, कोश का कोश हो जाएगा, शब्द है और इसकी शुद्धता यहाँ पे दे रखा है, ये भी सेम है उसी की तरह, ये भी देख लीजिएगा एक बार। 73वें क्वेश्चन में जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। तो आंसर हो जाएगा अभियुक्ति। सत्य बोलो परंतु कटु शब्द न बोलो किस प्रकार का वाक्य है। तो आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य भेद में सरल वाक्य हो जाएगा संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय होगा, जबकि संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य और सरल वाक्य हो जाएगा और मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य हो जाएगा और मिश्रित उपवाक्य होगा। संयुक्त वाक्य की पहचान में और, एवं, या, परंतु, किंतु, तो, नहीं, तो, फिर भी, इसीलिए, अथवा हो जाएगा। मिश्र वाक्य में जो है कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तक, जहां, तहां होगा। 75वां क्वेश्चन है इस समय राजीव की आयु और मुकेश की आयु का अंतर 6 वर्ष है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो मुकेश की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो 20 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसे याद रखिएगा, इसे बना लीजिएगा। 10 वस्तु का लागत मूल्य यानी CP बराबर 9 वस्तु का SP बराबर हो जाएगा। दोनों के बीच में एक अंतर है और ये हो जाएगा 1/9 × 100। तो 11.9% निकल जाएगा। नेक्स्ट है किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज 235.20 हो जाता है तो वह धनराशि कितनी होगी। तो 560 हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 मीटर व 15 मीटर के 2 खंभे समतल मैदान में खड़े हो, यदि उनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत क्या होगी। तो हो जाएगा 23%। 80वां क्वेश्चन कर रहा है 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबे 3 इमारत लकड़ी के टुकड़े को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो आंसर हो जाएगा 17 मीटर। फिर आता है एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह सामान बेचने के लिए 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम वाट का जो है वाट कम में लेता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा 11.1/9। करा यदि x² + kx + 12 बराबर का गुणांक x + 3 हो तो k का किसके लिए हो जाएगा। 7 के लिए हो जाएगा। करा चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 में जो है 3.5 किग्रा अधिक चावल खरीद सकता है। चावल की मूल्य कितनी जो है कीमत कितनी होगी। तो आंसर हो जाएगा 5.5 रुपये। 84वां क्वेश्चन करा यदि 1400 का x% बराबर 119 हो तो x किसके बराबर हो जाएगा। तो 8.5 के बराबर हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन है 310 रुपया 310 रुपया 3 कारीगरों में 1:2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 यानी इसको फिर क्या करिएगा, इसको मल्टीपल कर दीजिएगा, इसका एलसीएम लेकर करके तो फिर अनुपात निकल जाएगा। कि अनुपात में बांट दिया जाए तो आराम से हो जाएगा। तो कितना होगा 5 3 और ये हो जाएगा 5 3 15 तो 15 नहीं होगा। तीनों कैल्शियम निकाल दीजिएगा। 5 3 15 15 30 30 से मल्टीपल दे दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 15 10 6 ये हो जाएगा। इस अनुपात में इसको पूरा का जोड़ कर भाग दे दीजिएगा, इसके बाद निकल जाएगा आराम से। यदि x मल्टीपल 1/x/2 हो तो x - 1/x का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 87वां क्वेश्चन है P Q और R के बीच कुछ धनराशि क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर P और Q के हिस्सों में अंतर रुपया 556 हो तो वितरण हेतु कुल राशि कितनी होगी। तो आंसर हो जाएगा 5838 रुपया। 88वां क्वेश्चन है 400 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी की प्रतिशत क्या होगी। तो आंसर हो जाएगा 8.1/3%।
कह रहा है एक आयतन की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो नए आयतन का क्षेत्रफल कितना होगा, तब 12% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से रुपया 1200 का साधारण ब्याज रुपया 1800 के सहयोग ब्याज से 135 कम है तो समय ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। नेक्स्ट है, एक राशि ब्रजेश एवं सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपये का लाभ हुआ तो वह राशि क्या होगा, 594 रुपया। एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक हो तो इसकी लंबाई कितनी मीटर होगी, तो आंसर हो जाएगा 25 मीटर। 93 क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 हो तो चौथी संख्या कितनी होगी, तो 30 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपये का भेंट दिया। भेंट में कुल दिया गया धन कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 900 रुपया। 95 क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 20 है। एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत 10% बढ़ जाता है तो नई संख्या क्या हुई, आंसर हो जाएगा 38। 96 क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुए। उनमें जो है 80% लड़के तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण परीक्षाओं का प्रतिशत क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 35%। लंबाई तथा चौड़ाई 25% घटा देने में भूखंड का क्षेत्रफल प्रतिशत घटेगा तो आंसर हो जाएगा इसका 43.75%। एक्स तथा वाई का मध्य समानुपाती कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा √(xy). 99 क्वेश्चन है, यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो मूल बेलन तथा लघुकृत बेलन में आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 4:1 हो जाएगा। नेक्स्ट करें, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो आंसर हो जाएगा 25%। सेम बनाना है, 25 CP बराबर 20 SP। कितना का 5 का अंतर हो रहा है, कितना में 20 का गुने 100 निकाल दीजिएगा यहाँ से। इस तरह से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन इस पे कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर के जितना भी हम सेट डालते हैं उसको देखिए, आपको 100% आगामी एग्जाम में बेनिफिट मिलने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।